हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले देखो कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। इट इज एन एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। दैट मीन्स हम एनालाइज करते हैं कि कोई भी ट्रेट कैसे इनहेरिट होता है बट इन सेवरल जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी? इनहेरिटेंस पैटर्न को तो हम मेंडल के रूल से भी स्टडी कर सकते थे। तो बेटा ध्यान से देखना, in the pedigree analysis the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए जो हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फैमिली ट्री। और इस फैमिली ट्री के अंदर पूरी की पूरी फैमिली की जो हिस्ट्री है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सब्सिक्वेंट जनरेशन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है वाई रिक्वायर्ड, ये किस लिए चाहिए? तो वो देखो एक्चुअल में क्या था, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की रिसर्च को रीडिस्कवर किया था, कार्ल कोरेंस, वॉन टैशरमैक एंड हुगो डी वेरीज, उन्होंने जब मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया तो इस चीज पे काम करना शुरू हो गया, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग। मतलब इन ह्यूमन के केस में हम इनहेरिटेंस पैटर्न को कैसे स्टडी करें। ठीक है, इसके ऊपर काम करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि मेंडल ने तो कंट्रोल्ड क्रॉसेस कराई थी। कंट्रोल्ड क्रॉसेस का मतलब क्या है? वो जिसकी क्रॉस जिसके साथ कराना चाहे वो करा सकता है। जैसे उसने प्योर लाइन से शुरुआत की। अब प्योर लाइन कैसे बनती है? कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग से, मतलब एक ही पेरेंट की प्रोजेनी में आपस में मेटिंग से या ऑटोगैमी से, जैसे भी है, क्योंकि उसको तो नेचुरली भी मिलते थे। तो ऐसा ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं है। जब भी मैरिज होती है ह्यूमन के केस में, हमें नहीं पता होता कि अगले का जेनेटिक मेकअप क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी कंट्रोल्ड क्रॉसेज ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं होती हैं, जैसे कि हमने पी प्लांट में परफॉर्म किए हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, in that case the study of the family history about inheritance of a particular trait provide an alternative। उस केस में हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड क्या था कि हम किसी भी पर्टिकुलर फैमिली का फैमिली हिस्ट्री चार्ट बनाए और उसके अंदर इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करें किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। और वो क्या था बेटा? पेडिग्री एनालिसिस था। ठीक है, इसमें देखो सिग्निफिकेंस क्या है पेडिग्री एनालिसिस की। सिग्निफिकेंस ये है कि ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री हमें एक स्ट्रोंग टूल के तौर पर काम करता है, विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी या डिजीज। कोई भी ट्रेट एक फैमिली के अंदर कैसे इनहेरिट होता है उसकी एक ट्रेसिंग होती है, उसको हम एनालाइज करते हैं इसकी हेल्प से। या कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है या कोई भी डिजीज हो सकता है। मान लो एक फैमिली में कोई इंडिविजुअल हीमोफिलिक रहा है, ठीक है, पास्ट में, तो उसकी आने वाली जनरेशन्स में क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो उसके बारे में उसका इनहेरिटेंस पैटर्न बताया है कि वो डिजीज उस फैमिली में कैसे इनहेरिट होगा। ठीक है, या कोई भी एबनॉर्मेलिटी है या कोई भी डिजीज है। विद द हेल्प ऑफ ए फैमिली ट्री वी कैन फाइंड आउट वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस से, पेडिग्री चार्ट से हम ये निकालेंगे कि जो आपका ट्रेट दिया हुआ है वो ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, या फिर वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये हम पता किससे लगाते हैं? पेडिग्री एनालिसिस से। आगे हम इस चीज को सॉल्व भी करेंगे। हम अलग अलग टाइप के पेडिग्री चार्ट लेंगे, फिर उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले सॉल्व हो जाता है वो क्या होता है? वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है।
और हर फैमिली के हर मेंबर का हम जीनोटाइप और फिनोटाइप भी बता सकते हैं, सिर्फ किसको देख करके, पेडिग्री चार्ट को देख करके। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। एक तो हम किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को बता सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई एबनॉर्मेलिटी हो, कोई डिजीज हो, या सिंपल ट्रेट हो, यूजफुल ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि वो ट्रेट आपका डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन बेटा पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हमारे पास पेडिग्री चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, हम वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, कुछ सिंबल हम यूज करते हैं। और वो सिंबल क्या है, ये चीज ध्यान से देखो। स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल को, स्क्वायर से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को। सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को। अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड रहा, हमें नहीं पता कि बेबी क्या था, जैसे कई बार अबॉर्ट हो जाता है, तो उस केस में सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। और अगर इन्हीं के ऊपर हम क्रॉस साइन लगा देते हैं, इसका मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अगर इन्हीं को डार्क कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डार्क कर दिया जाए, इसका मतलब वो इंडिविजुअल कैसे हैं, अफेक्टेड है, ठीक है। कोई ट्रेट है, कोई डिजीज है, तो ये इंडिविजुअल उस ट्रेट को शो कर रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन दे रहे हैं। एबनॉर्मेलिटी वाले ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल एबनॉर्मल है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अगर हम एक स्क्वायर को एक सर्कल के साथ हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होता है मेटिंग बिटवीन देम, दैट मीन्स इन दोनों की मैरिज हुई है, ठीक है। ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ध्यान से देखना। अगर एक स्क्वायर को और एक सर्कल को, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को, और ये क्या है, फीमेल, और इनको हम दो हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट कर दें, तो दो हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट करने का मतलब होता है कंसंग्यूइनस मेटिंग, दैट मीन्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। किसके बीच में मेटिंग हो जाए, रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक स्क्वायर और एक सर्कल को हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट करने के बाद नीचे एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, वर्टिकल लाइन बनाते ही इसका मतलब क्या है, ये पेरेंट्स हैं, और नीचे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उनकी प्रोजेनी है, और उनके बर्थ ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड ये है, सेकंड ये है, और भी है तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो इसका मतलब होता है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चीज ध्यान रहे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि कई बार पेडिग्री चार्ट में आ जाता है फर्स्ट चाइल्ड का बताओ, सेकंड का बताओ, थर्ड का जीनोटाइप बताओ, तो इधर से आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन बना करके हम ऐसे एक प्रोजेनी दिखा रहे हैं जिसको हमने डार्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों पेरेंट तो नॉर्मल है, लेकिन उनका जो सन है वो क्या है, डिजीज्ड है। सन कैसा है, डिजीज्ड है, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना। अगर ऐसे सिंबल हमने बनाया था अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए, और उसके अंदर हमने लिख दिया 5, इसका मतलब ऐसे चिल्ड्रन कितने हैं, 5 हैं। ब्लैंक है, इसका मतलब अनअफेक्टेड है। ऐसा सिंबल बनाया हुआ है, इसका मतलब सेक्स क्या है, अनस्पेसिफाइड है। अगर हम इन्हीं स्क्वायर और सर्कल में ऐसे डॉट लगा दें, या ऐसे हाफ इसको क्या कर दे, डार्क कर दे, हाफ ब्लैंक रहे, तो ये सिंबल हालांकि हम जर्नली 12th लेवल पे यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आ जाता है तो बेटा ये रिप्रेजेंट करते हैं कैरियर को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैरियर। तो ऐसा हम रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में दिखाएंगे, क्योंकि उनके केस में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है उसका फिनोटाइप नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर इन्हीं सिंबल को बना करके हमने क्रॉस लगा दिया, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, ठीक है। इतना तो था आपका एनसीईआरटी का पार्ट, और उसके बाद पेडिग्री चार्ट हम सोल्व करेंगे। लेकिन पेडिग्री चार्ट जो हम सोल्व करेंगे वो तभी पॉसिबल है जब आपको ये सारी चीजें याद हो।
ठीक है, तो आगे का देखो। अब मैं कुछ हिंट आपको देती हूँ कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है। आप कैसे पता लगाओगे कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है? इसका हम कैसे पता लगाते हैं बेटा? आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने पूरे चैप्टर में डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को पढ़ा है। पूरे चैप्टर में आपने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को पढ़ा है। आपको पता है कि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी रिप्रेजेंट करता है और हेट्रोजाइगस में भी रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर पेरेंट में अफेक्टेड एलील है, पेरेंट में क्या है, अफेक्टेड एलील है, तो इसका मतलब किसी ना किसी प्रोजेनी भी कैसी आएगी, आपकी अफेक्टेड आएगी। क्योंकि वो एलील, जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया कि ट्रेट आपका डोमिनेंट है और मैंने लिख दिया डिजीज के लिए कैपिटल डी है और इसके लिए स्मॉल डी है, तो ये डिजीज वाला एलील है, तो किसी ना किसी एक प्रोजेनी में तो ये जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये एलील जब गैमीट बनेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगी, तो डिजीज्ड का एलील किसी ना किसी प्रोजेनी में तो जाएगा। और ट्रेट आपका है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर पेरेंट में अफेक्टेड एलील है, पेरेंट अफेक्टेड है, तो जो इनकी प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, कितने भी हो, उनके अंदर भी ट्रेट क्या होगा, अफेक्टेड ही आएगा। चाहे एक प्रोजेनी अफेक्टेड दिखाए, दो दिखाए, तो अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो प्रोजेनी भी अफेक्टेड होंगी। हालांकि पेरेंट अगर नॉर्मल है, पेरेंट नॉर्मल का मतलब है डोमिनेंट ट्रेट में कि कोई भी प्रोजेनी में वो अफेक्टेड एलील जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पेरेंट के पास ही एलील नहीं है अफेक्टेड। इसका मतलब पेरेंट नॉर्मल होंगी तो प्रोजेनी भी नॉर्मल होंगी। कहने का मतलब क्या है, पेरेंट में अगर डिफेक्टेड एलील है तो प्रोजेनी भी डिफेक्टेड होंगी। इसका मतलब नो स्किपिंग, यहां पे कोई स्किपिंग नहीं है। स्किपिंग का मतलब है कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। अगर पेरेंट में अफेक्टेड एलील होगा तो प्रोजेनी में जरूर दिखाई देगा। बेटा इसको हम स्किपिंग नहीं करते हैं कि पेरेंट नॉर्मल है और प्रोजेनी भी नॉर्मल है, कि दोनों में स्किप हो गया, नहीं। स्किपिंग कब होती है, जब पेरेंट और प्रोजेनी में से किसी एक जनरेशन में डिफेक्टेड एलील दिखाई दे रहा है और दूसरी जनरेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, रिसेसिव होता है। क्या होता है, अगर ट्रेट स्किपिंग शो करता है, क्या शो करता है, स्किपिंग, तो ट्रेट होगा रिसेसिव। हालांकि एक जनरेशन के बेस पर कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि पेडिग्री चार्ट में एक्चुअल में जितने चाइल्ड है वो हम दिखाते हैं, जबकि वैसे आपने क्रॉस किए तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाए थे। प्रोजेनी कितनी भी हो सकती थी, ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि डिजीज वाले कॉम्बिनेशन वाले चाइल्ड का बर्थ ही ना हो। ठीक है, तो एटलीस्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप ले रहे हो तो एटलीस्ट अगर आपके पास 4 प्रोजेनी है तो आप श्योरली कह पाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर स्किपिंग हो रही है तो ट्रेट आपका कैसा है, रिसेसिव है। स्किपिंग नहीं है तो ट्रेट आपका कैसा है, डोमिनेंट है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ पेडिग्री चार्ट में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी का चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले आप देखोगे कि चार्ट आपका डोमिनेंट ट्रेट का है या रिसेसिव का है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरेंट प्रोजेनी कॉम्बिनेशंस ढूंढने। ये है पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, 2 पेरेंट है। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल, जो मेल एंड फीमेल इस हॉरिजेंटल लाइन से वर्टिकली अटैच होंगे, सिर्फ वही इन पेरेंट की प्रोजेनी है। जैसे कि ये है, ये है, ये है, लेकिन इसको वर्टिकल लाइन से कनेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये इंडिविजुअल इनकी प्रोजेनी नहीं, और ये है, तो इसका मतलब इनके 4 चाइल्ड है, 1
2, 3 और 4, उनके बर्थ ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पेरेंट में से एक पेरेंट में डिजीज दिखाई दे रहा है, तो प्रोजेनी भी दो कैसी आ रही है, अफेक्टेड आ रही है। तो कहीं पे स्किपिंग हुई, पेरेंट अफेक्टेड है तो प्रोजेनी भी अफेक्टेड है, कोई स्किपिंग नहीं हुई। दूसरा देखो पेरेंट प्रोजेनी पेयर, यहाँ पे देख लो, ये दो पेरेंट है, दोनों नॉर्मल है, तो प्रोजेनी भी कैसी है, सारी की सारी नॉर्मल है। तो पेरेंट नॉर्मल है और प्रोजेनी भी नॉर्मल है। प्रोजेनी नॉर्मल क्यों आई, क्योंकि पेरेंट में डिफेक्टेड एलील था ही नहीं, क्योंकि डोमिनेंट रेट में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे कोई स्किपिंग नहीं है, पेरेंट में नहीं है तो प्रोजेनी में भी नहीं है, दोनों जनरेशन्स में से एक में हो और एक में ना हो, तब हम कहते हैं स्किपिंग। यहाँ पे देखो, एक पेरेंट अफेक्टेड है तो एक चाइल्ड भी अफेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी स्किपिंग नहीं है। इसका मतलब ये पेडिग्री चार्ट कैसे ट्रेट का है, डोमिनेंट का। ठीक है, अब आ जाओ इस वाली पेडिग्री चार्ट में। बेटा इसको हमने इससे कनेक्ट नहीं किया लेकिन इससे कनेक्ट किया, इसका मतलब इसकी इस प्रोजेनी की मैरिज किसके साथ हुई है, इसके साथ हुई है, और ये इसकी प्रोजेनी है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये पेरेंट हैं दोनों, दोनों पेरेंट कैसे हैं, नॉर्मल है, और इनके ये 5 बच्चे हैं बेटा। पहला चाइल्ड मेल नॉर्मल, दूसरा चाइल्ड मेल अफेक्टेड, तीसरा चाइल्ड फीमेल नॉर्मल, चौथा चाइल्ड फीमेल अफेक्टेड, और पांचवा चाइल्ड मेल नॉर्मल। फिर क्या हुआ, तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों पेरेंट हमारे कैसे हैं, नॉर्मल है, लेकिन 5 में से 2 प्रोजेनी कैसी हैं, अफेक्टेड है। अब देखो, पेरेंट में ट्रेट विजिबल नहीं था लेकिन प्रोजेनी में दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि पेरेंट में वो ट्रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहा होगा, इसलिए क्योंकि ट्रेट आपका रिसेसिव है इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो देखो यहाँ पे स्किपिंग हो रही है, पेरेंटल जनरेशन में ट्रेट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन प्रोजेनी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर से देखो, ये दूसरा पेरेंट प्रोजेनी पेयर है, 2 पेरेंट है, दोनों कैसे हैं, नॉर्मल, और प्रोजेनी में से एक कैसी है, अफेक्टेड। तो फिर से देखो, ट्रेट यहां दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन प्रोजेनी में दिखाई दे रहा है, तो पेरेंट में वो स्किपिंग कर गया, क्या कर गया, स्किपिंग कर गया। इसका मतलब ये पेडिग्री चार्ट किसका है, रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव ट्रेट का है। किसका है बेटा, रिसेसिव ट्रेट का है। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं, ठीक है, कि किसी भी ट्रेट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एनसीईआरटी ने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी डोमिनेंट ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट कभी भी स्किपिंग शो नहीं करता है, लेकिन रिसेसिव ट्रेट क्या कर जाता है, स्किपिंग कर जाता है। ठीक है, ट्रेट नेवर स्किप ए जनरेशन। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, कई बच्चे क्या कहते हैं, कई बार पेडिग्री एनालिसिस में ये आ जाता है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये पेडिग्री चार्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का है या ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का है। खास करके ऑटोसोमल रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का रीजन पूछते हैं। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं कि ये स्किपिंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पेडिग्री को सोल्व करने के लिए है, ये थ्योरेटिकली आपको मेंशन नहीं करना है। थ्योरेटिकली मेंशन क्या करना है, जो आपको मैंने डिसऑर्डर्स में पढ़ाया था, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, उसमें पहली ही लाइन पढ़ी थी कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। और क्यों है ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि हेट्रोजाइगस पेरेंट से सम ऑफ द मेल प्रोजेनी में वो ट्रांसफर हो रहे थे, वो वाली लाइन लिखनी है। ऐसे ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट क्यों है, क्योंकि कैरियर फीमेल से सम ऑफ द मेल प्रोजेनी में वो ट्रांसफर हो रहा था। वहां पे जो थ्योरेटिकल पॉइंट आपको लिखने थे वही पॉइंट यहाँ पे भी लिखने। वैसे बेटा इसमें बताया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को आइडेंटिफाई करना क्या है, डिफिकल्ट है सिंगल पेडिग्री के बेस पर, क्योंकि वो स्किप करते हैं जनरेशन को। इसमें कुछ ऑप्शन बताएं जहां पर आपका ट्रेट रिसेसिव होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। जैसे कि अगर पेरेंट नॉर्मल है और मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है, पेरेंट नॉर्मल थे लेकिन चाइल्ड अफेक्टेड है, कैसे पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेट आपका कैसा है, रिसेसिव है।
दूसरा मेजॉरिटी क्यों बोला, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोम का इफेक्ट मेल और फीमेल दोनों पे पड़ता है। दूसरी कंडीशन क्या है, टू अफेक्टेड पेरेंट, पेरेंट अफेक्टेड है और ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड, क्योंकि पेरेंट अगर दोनों अफेक्टेड होंगे तो रिसेसिव ट्रेट होगा, तो सारे के सारे चिल्ड्रन भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन इसने बताई है, एक नॉर्मल और अफेक्टेड पेरेंट की मेटिंग कराओगे तो प्रोजेनी हमेशा नॉर्मल आएंगी। कैसी आएंगी, नॉर्मल। अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो रेशियो आएगा 3:1। क्या आएगा बेटा, 3:1, 3 नॉर्मल और 1 अफेक्टेड चाइल्ड का। ठीक है। अगर ट्रेट आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो अफेक्टेड मेल और नॉर्मल वाइफ्स की अगर आप मेटिंग कराओगे तो कैरेक्टर ट्रांसमिटेड टू डॉटर्स ओनली, क्योंकि एक्स लिंक्ड ट्रेट है और मेल अफेक्टेड है, सेक्स लिंक्ड आ गया तो मेल से किस में जाएगा, अपोजिट सेक्स के चाइल्ड में, दैट इज डॉटर। तो अफेक्टेड मेल से वो कैरेक्टर सिर्फ किस में ट्रांसमिट होगा, डॉटर में। कब, जब वो ट्रेट डोमिनेंट है। अगर रिसेसिव होता तो मे बी फीमेल क्या हो जाती, कैरियर हो जाती। ठीक है। तो एक से ध्यान रखना, क्योंकि एक्स लिंक्ड आ गया है तो सेक्स लिंक ट्रेट आ गया है तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न शो करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, अफेक्टेड मेल, ये तो हो गया नॉर्मल वाइफ कैरेक्टर। अब आ जाओ सेक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अफेक्टेड मेल डू नॉट कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर बट फ्रॉम कैरियर मदर। ये तो हमने बता ही दिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। मेल है, मेल में अफेक्टेड एलील किससे आया होगा, एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स तो फीमेल मतलब मदर कंट्रीब्यूट करेगी, तो मदर में भी कैरियर हो तो कैरियर मदर से उसके पास ये चीज आएगी। वाई लिंक्ड जो ट्रेट होते हैं वो रेयर होते हैं, और आपको पता ही है वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है, तो ऐसे ट्रेट को सिर्फ मेल शो करेंगे। कौन शो करेगा, मेल। तो ये तो था पेडिग्री का थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पेडिग्री एनालिसिस के क्रॉस को सोल्व करेंगे, लेकिन जब तक आपको इसकी थ्योरी याद नहीं होती है, सिंबल याद नहीं होते हैं, तब तक हम पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसको याद करें, इवनिंग क्लास में हम पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।